रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 4 दिल्ली N&N में। पलक अब भी हैरानी से सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को देख रही थी। गुड आइकन्स करके एक पेज था जिसने पलक की फोटो के साथ ही पूरा आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में काफी अजीबोगरीब बातें लिखी थी। पलक की हिस्ट्री जो सच थी भी या नहीं पता नहीं, पर गुड आइकन्स जिस सेलिब्रिटीज के बारे में भी बात करते थे वो हमेशा सच होती थी, इसलिए लोगों ने इस चीज को भी सच मान लिया था। आज गुड आइकन्स के पोस्ट पर पलक छाई हुई थी, पर इस बार उसके कमेंट बॉक्स में सिर्फ पलक के लिए बुराई भरी पड़ी थी। पलक उस आर्टिकल को पढ़ने लगी थी जिसमें लिखा था, शेखावत इंस्टीट्यूट के मालिक की इकलौती बेटी पलक शेखावत। इनके खानदान में बेटों की कमी थी और ये सबसे बड़े भाई की सबसे छोटी औलाद है, जिसने अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अपने सपने को चुना और एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके घर वालों पर क्या बीतेगी। उसने बस अपने करियर को चुन लिया। उसके बाद उसने जिस कंपनी में काम कर रही थी उसी के सीईओ को फंसाया। वो उसके साथ सो चुकी। इतना ही नहीं, वो उसके साथ प्रेग्नेंट भी है। उसने अपने सीईओ पर पहले रेप के इल्जाम लगाए, फिर अगले ही दिन पता चला कि वो तो इसी सीईओ की शादीशुदा बीवी है। पता नहीं कितने चेहरे हैं मिस पलक शेखावत के। और अब सामने आई है एक और नई बात। पता चला है कि पलक शेखावत एक कैरेक्टरलेस लड़की है। उनके एक्स बॉयफ्रेंड विधान बंसल ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि वो उनके साथ रहकर भी निर्भय नोमानी के साथ मिलकर उन्हें चीट कर रही थी। इसीलिए उनका पलक से ब्रेकअप हो गया। ये एक ऐसा समय था जब वो टूट ही जाते, पर पलक की ही बेस्ट फ्रेंड रिदा, जो उनकी भी काफी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने उसे संभाल लिया। पता नहीं लोग कामयाबी पाने के लिए किस किस हद तक जा सकते हैं। ये हम भी मानते हैं कि पलक शेखावत मॉडलिंग और एक्टिंग में किसी को भी मात दे सकती है, पर वो धोखा देने में, बेइज्जती करने में और किसी को भी नीचा दिखाने में भी सबको मात दे सकती है। ये आज साबित हो चुका है। पलक को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग हैं कौन और उसके कैरेक्टर को ऐसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक नाम था जिस पर उसकी नजर टिकी हुई थी, विधान बंसल। विधान बंसल एक सिंगर था और वो पलक का काफी अच्छा दोस्त भी रह चुका था। एक बार अफवाहें उड़ी थी जिसमें विधान बंसल के साथ पलक का नाम उड़ा था, पर उस वक्त उसने इस चीज को इग्नोर किया था क्योंकि वो दोनों बस अच्छे दोस्त थे। तो फिर ये आर्टिकल कहां से आया और इसमें रिदा का नाम ये क्यों है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कसकर अपने फोन पर पकड़ बनाई और एकदम से चेयर से खड़ी होते हुए बोली, विधान बंसल तुम्हें जवाब देना पड़ेगा मुझे इस चीज का। वो दनदनाते हुए उठी और अपने केबिन से बाहर निकल गई। वो सीधा वर्क एरिया में आ गई थी जहां पर शूट चल रहा था। विधान और उसके सामने कास्ट और रिदा ही थी। उनका कोई फैशन शूट चल रहा था। पलक उस शूट पर आ चुकी थी और उसने वहां आते ही बिना किसी पर ध्यान दिए एक जोरदार का थप्पड़ विधान के चेहरे पर दे मारा। विधान ने चेहरा उठाकर पलक को देखा, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। पलक उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। विधान उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। रिदा ने जैसे ही पलक को गुस्से में देखा, वो उसके सामने आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, पलक ये क्या है, मतलब क्या हो गया है, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। शांत हो जाओ, शांति से बताओ। पलक ने उसे घूरा और एकदम से उसके हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, जस्ट शट अप, दूर रहो मुझसे। तुम में से कोई भी मेरा अपना नहीं है। तुम सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाना आता है। तो दिखाओ, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी पहचान तुम लोगों की जजमेंट से नहीं बदलती। मैं यहाँ पर कैसे पहुंची हूँ ये मैं जानती हूँ और मुझे तुम जैसे लोगों की जजमेंट की जरूरत भी नहीं। वो इतना बोलकर वहां से जाने को हुई कि रिदा ने एक बार फिर से कहा, पर हुआ क्या है पलक, इतना गुस्सा किस बात का? पलक ने एकदम से अपना फोन आगे करते हुए कहा, तारांकन ये आर्टिकल ये सब क्या है, बताओ मुझे। कब मैंने विधान को धोखा दिया? कब उसे चीट किया? अब उसकी गर्लफ्रेंड बनी? कब निर्भय नोमानी के साथ मिलकर? बोलते बोलते वो रुकी और फिर बोली, और कब तुमने इसे संभाला मुझे भी बताओ। विधान और रिदा दोनों हैरान थे। वो दोनों पलक के फोन में उस आर्टिकल को देखने लगे और विधान एकदम से बोला, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। मैंने कभी तुमसे कहा है क्या कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार बातें उड़ी वो दब गई और दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। पलक उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विधान की बातों पर यकीन करें या ना करें। पूरी सोशल मीडिया पर वो बदनाम हुई बैठी थी और अब वो इंसान कह रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब कैसे मान लेती वो?
वो अभी हैरानी से विधान को देख रही थी और रिदा है उसके कंधे पर हाथ रखते हुए का पलक, किसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, हमारा नाम लेकर, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये तो वो बोल नहीं रही थी कि पलक ने कहा, गुड आइकन्स मैगजीन का फ्रंट पेज है ये, वो मैगजीन जो कभी भी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं लिखती। उसमें कैरेक्टर के बारे में ये सब लिखा। मैं कैसे भरोसा करूंगी कि तुम लोगों ने ये नहीं किया। मेरी इज्जत तो तुम लोगों ने सबके सामने बदनाम करके छोड़ दी। निर्भय कम था मेरी जिंदगी में भूचाल लाने के लिए जो तुम लोगों ने भी। वो बोल ही रही थी कि विधान ने कहा, पलक सीओ और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ वो तुम लोगों के बीच की बात है। हमें तो अच्छे से पता भी नहीं है कि वो मामला था क्या। जो बातें बनी हमने वही सुनी, पर मैं अपने पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब मैंने नहीं किया है। ये किसी की चाल है मुझे फंसाने की। और वो बोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, तारांकन तो यहाँ ये हो रहा है। मुझे लगा था यहाँ सूट चल रहा है। उन सब अपने पीछे पलट कर देखा तो निर्भय खड़ा था। उसके दोनों हाथ अपनी पॉकेट में थे। उसे देखते ही वहां पर सब लोग सकपका गए और तुरंत अपने अपने काम में लग गए। फोटोग्राफर ने तुरंत कहा, आई थिंक हमें दूसरे फोटोज लेना शुरू करना चाहिए। विधान भी तुरंत पलक से नजर हटाकर अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया रिदा के साथ। निर्भय ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इन दोनों के शूट के बीच से हटोगी? पलक ने उसे घूरा पर फिर चुपचाप वहां से चली गई। फिर निर्भय ने फोटोग्राफर की तरफ देखते हुए कहा, आज ये शूट खत्म हो जाना चाहिए। मुझे इसके रिजल्ट कल चाहिए। फोटोग्राफर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। निर्भय वहां से चला गया। सब ने राहत की सांस ली। निर्भय सच में अपने एम्प्लॉइज को लेकर काफी सख्त था। यहां पलक को निर्भय के कैबिन में जाने का बुलावा आ गया था। पलक को गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले से उसका दिमाग खराब था। वो जानती थी कि निर्भय के केबिन में अगर वो गई तो फिर कोई तमाशा होगा, पर फिर भी वो उसके कैबिन की तरफ चल पड़ी। पलक जैसे ही निर्भय के कैबिन में आए, निर्भय ने अपने हाथ में पकड़ी उस मैगजीन के फर्स्ट फेस को पढ़ते हुए कहा, शेखावत इंस्टीट्यूट की इकलौती वारिस पलक शेखावत की सच्चाई। उसने वो मैगजीन सीधा अपने डेस्क पर पलक के सामने फेंकी। पलक शांति उस मैगजीन को देखते हुए बोली, अगर तुम्हें भी कुछ इल्जाम लगाने हैं तो लगा सकते हो। निर्भय अजीब ढंग से मुस्कुराया। उसने जाकर एकदम से पलक को कमर से पकड़कर उसे खुद से सटा दिया। पलक अब भी नजर नीचे किए खड़ी थी। आज शायद वो सच में बहुत परेशान थी और निर्भय ने उसे ऐसे पकड़े हुए ही अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो पलक के चेहरा पर नजरें जमाए हुए बोला, गुड वाइब्स पब्लिशिंग हाउस, खरीद लो। जैसे ही पलक ने ये सुना उसने नजरें उठाकर हैरानी से देखा और निर्भय उसके गाल पर ऐसे ही अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, उससे पहले उसकी गुड आइकन्स मैगजीन बंद करवाओ। कोर्ट की तरफ से नोटिस जाना चाहिए उनकी तरफ। एक पब्लिक फिगर की पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके उसकी पर्सनैलिटी पर अटैक करने के जुर्म में। सामने वाले ने ओके कहा और फोन रख दिया। निर्भय ने अब पलक के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, N&N के सीईओ की वाइफ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, फिर चाहे वो सीईओ खुद ही क्यों ना हो। उसने पलक के होठों को 2 पल देखा और फिर उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए। पलक कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें बंद कर ली और निर्भय उसके होंठों को चूमने लगा। वो उसके होठों को धीरे धीरे सक कर रहा था, हल्के से बाइट कर रहा था और काफी देर तक किस करते रहने की वजह से पलक को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने एकदम से अपना मुंह खोल दिया। निर्भय ने तुरंत उसके मुंह में अपनी टंग डाल दी और उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। करीब 10 मिनट बाद उसने पलक को छोड़ा तो वो गहरी सांसें ले रही थी। उसके होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। वो गहरी सांसें लेते हुए निर्भय को घूर रही थी और निर्भय ने अपने होठों पर अपनी टंग फेरकर उन्हें साफ करते हुए कहा, व्हाट, आई एम अ बिजनेसमैन, अपना फायदा देखकर ही काम करता हूं मैं। पलक कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने अपनी हथेली से अपने होठों को साफ किया और बस उसे घूरने लगी तो निर्भय ने जाकर अपनी चेह पर आराम से पसरते हुए कहा, तुम कुछ और भी देना चाहती हो? पलक ने तुरंत मुड़कर वहां से जाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वो चली गई और निर्भय के चेहरे के भाव बदल गए। वो एकदम सर्द आवाज में बोला, माहिर मकवाना, आई विल किल यू। पुरानी दिल्ली, फूल गली। इस गली की एक खास बात यह थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा कोठा था। कोठे पर बैठने वाली औरत महारानी फेमस थी अपनी गुंडागर्दी को लेकर। यहाँ पर कोई भी लड़की आती है तो उसे वापस जाने की इजाजत नहीं थी। वो महारानी की कैद में बस कैद होकर रह जाती और इस वक्त निर्भय उस कोठे के सामने खड़ा था। उसके गार्ड्स भी यहीं पर थे और कोठी पर गाने चलने की आवाजें आ रही थी। ये कोई पुराने से गाने चल रहे थे और काफी सारी औरतों की चूड़ियों की आवाज आ रही थी।
निर्भय कुछ पल आराम से देखता रहा और फिर अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाकर बोला, जला दो। उसका इतना कहना था कि उसके पास खड़े राका ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन सब के हाथ में पेट्रोल के डिब्बे थे। वो उन्हें लेकर उसे कोठे की तरफ बढ़ गए और उस कोठे के इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़कने लगे। बाहर इस वक्त कोई भी नहीं था, सबके सब अंदर थे। अच्छी तरह जब उसे पूरे कोठे पर पेट्रोल छिड़क दिया गया तो निर्भय ने अपनी जेब से एक लाइटर निकला। उसने उस लाइटर को 2-3 बार सुलगाया, फिर वापस बंद किया, सुलगाया, फिर वापस बंद किया और एक बार फिर उसे सुलगाकर उस कोठे को देखते हुए बोला, मेरे भाई को छूने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे इतनी चोट देने के लिए ये सजा की बस शुरुआत है। उसने वो लाइटर उस कोठे की तरफ उछाला। उसके सारे गॉर्ड्स और राका ने 2 कदम पीछे ले लिए, पर निर्भय अब भी वहीं खड़ा था। कोठे ने 2 मिनट के अंदर आग को पकड़ लिया। चंद मिनटों में बाद ही वहां अफरा तफरी का माहौल था। अंदर जितने भी लोग थे वो भाग भाग कर बाहर आ गए थे। कुछ कपड़े पहने हुए, कुछ आधे कपड़े पहने हुए, तो कुछ बस ऐसे ही अपने ऊपर शॉल या दुपट्टा लपेटे हुए थे। वो सब भाग भाग कर आ रहे थे बाहर। कुछ लोग जो घायल हो चुके थे और कुछ जो अंदर ही फंसे हुए थे। महारानी भी अब तक भागकर बाहर आ चुकी थी, पर वो औरत नहीं थी, वो एक हिजड़ा था, एक आदमी जिसने साड़ी पहन रखी थी और औरतों की तरह श्रृंगार किया हुआ था। वो भागकर बाहर आया तो नजरें सीधा निर्भय से जा टिकी। उसके पीछे उसकी 3-4 गाड़ियां खड़ी थी। उसके आसपास कई सारे गार्ड्स खड़े थे और बीचों बीच वो बड़े आराम से अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले उस जलते हुए कोठे को देख रहा था। महारानी सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हुई और उसे घूरते हुए बोली, कौन हो तुम? ये सब तुमने किया है? और वो बड़े आराम से उसे देखते हुए बोला, अफकोर्स मैंने किया है, और ये तो बस शुरुआत है, आगे तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह जलेगी। पल पल निर्भय नोमानी को याद करोगी और उसे कोसोगी। उद्धरण चिन्ह। महारानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। उसे याद नहीं आ रहा था कि निर्भय नोमानी नाम के किसी इंसान से उसकी कोई दुश्मनी रही है। वो उसे अब भी सवालिया नजरों से देख रही थी और पीछे खड़े एक आदमी ने उसके कान में कहा, निर्भय नोमानी उसी लड़के का भाई है ये। जैसे ही महारानी ने ये सुना वो आराम से, जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो, बोली, तो तुम हो वो, बड़े इज्जतदार बने घूमते हो। तुम्हारा भाई एक कोठे की लड़की को भगाकर लेकर गया और तुम इस कोठे को जलाने चले आए, शर्म नहीं आती? निर्भय ने वैसे ही कहा, शर्म आती तो यहाँ नहीं आता, मुझे नहीं आती शर्म। वो शर्म वर्ड पर जोर देते हुए बोला। महारानी ने उसे अपनी आंखों से अंगारे उगलते हुए घूरा और बोली, ये तुम्हारे बदले की नहीं, मेरे बदले की शुरुआत होगी निर्भय नोमानी। तुमने मुझसे मेरा घर छीना है, अब देखो मैं तुमसे क्या क्या छीनती हूँ। अपने भाई की वजह से ये सब किया है ना तुमने? अब देखो तुम्हारा भाई तुमसे ना छिना। वो अभी बोल ही रही थी कि निर्भय ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। महारानी न जाने क्यों डरकर एक कदम पीछे हुई। निर्भय ने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे देखा तो महारानी को उसकी आंखों से भी डर लगा। वो दिलकश आंखें, ऐसी आंखें उसने कभी नहीं देखी थी। ये कत्थई आंखें न जाने क्यों उसे डरा रही थी। और निर्भय ने वैसे ही कहा, उसे छूने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। तुमने उसे अस्पताल के बेड तक पहुंचाया है, सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। पहले हश्र में ही तुम्हारा घर जल रहा है। इसे तुमसे छीन लिया है मैंने, अब देखते हैं तुम मुझसे मेरा कुछ छीनती हो या मैं तुम्हें बर्बाद करके तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनता हूं। द गेम इज ऑन, और मुझे हारने की आदत नहीं है। महारानी उसे घूरती रही थी और निर्भय ने एक बार फिर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और वो अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसके गार्ड्स भी कार में बैठे और वो गाड़ियां वहां से निकल गई। वो कोठे से उठती लपटें अब बड़ी होते जा रही थी। पूरा कोठा महारानी की आंखों के सामने जल चुका था। उसने निर्भय की गाड़ियों को वहां से गुजरते देखकर कहा, ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी निर्भय नोमानी। ये दिन ना मैं खुद भूलूंगी ना तुम्हें भूलने दूंगी। तुम भी देखोगे महारानी चीज क्या है। दूसरी तरफ नई दिल्ली N&N पलक इस वक्त अपने केबिन में थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आर्टिकल, उसमें छुपी विधान की और रिदा की बातें, पलक के परिवार को लेकर वो बातें, वो गहरी सोच में थी कि ये सब किया किसने। ऐसा कौन था जो उससे दुश्मनी इस तरह निकल रहा था, रिदा, विधान या कोई और। ये सब सोचते हुए ही उसे याद आया कि कैसे निर्भय ने पूरी गुड वाइब्स को खरीदने की बात कर दी थी और गुड आइकन्स के इस आर्टिकल के लिए उस पर केस भी कर दिया। वो कहीं खोकर बोली, जो अपने हैं वो धोखा दे रहे हैं, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, अंधेरे में है, और जो धोखेबाज है, जिसने मेरे मुंह पर मेरी जिंदगी बर्बाद की है, वो मुझे बचा रहा है। पता नहीं आप क्या चाहते हो मुझसे। मेरी जिंदगी में ही ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है जब मैं उन्हीं लोगों को अपने खिलाफ पाती हूँ जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा होता है।
जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती होती हूँ। वो बोली रही थी और किसी ने उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया। पलक ने उस तरफ देखा तो ये प्यून था। वो बोला, मैं शाम हो चुकी है, सब घर जा चुके हैं, आपको नहीं जाना। पलक ने अचानक नोटिस किया कि पूरा दिन उसने यहीं बैठकर गुजारा था। ना तो खाना खाने गई थी, ना उसने पानी पिया था, बस इसी गहरी सोच में थी। उसे डर लग रहा था लोगों के सामने जाने से, उनकी नजरों में आने से। वो किस नजर से उसे देख रहे थे पलक अच्छे से जानती थी। पूरे दिन अपने केबिन में थी, बस निर्भय से वो वापस नहीं मिली थी। शायद वो यहाँ आया ही उस आर्टिकल की वजह से था। पलक से मिलकर वो वापस चला गया था। पलक ने हाँ में सिर हिलाया और अपना पर्स लिया और उठ खड़ी हुई। वो नीचे आई तो देखा एक ड्राइवर उसकी कार लिए खड़ा था। पलक हैरानी से बोली, ये मेरा ड्राइवर नहीं है। कौन है? वो पूछती उससे पहले उस ड्राइवर ने कहा, मैडम मेरा नाम दिशांत है, निर्भय सर ने मुझे भेजा है। आज से मैं ही आपको पिकअप करूंगा और यहाँ छोड़ूंगा। एंड आई एम योर गार्ड आल्सो। पलक की आंखें छोटी हो गई। वो चिढ़ते हुए बोली, मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दिशांत बड़े प्यार से बोला, मैडम आई नो आप अपना ख्याल अच्छे से रख सकती है, बट लोग आपको कमजोर समझते हैं। फिलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है आपके साथ किसी एक का रहना जरूरी है। सो आई एम विद यू। उसने पलक के लिए दरवाजा खोला। पलक को पता नहीं क्यों उसका नेचर अच्छा लगा। वो लड़का उम्र में उससे छोटा था, शायद 19 या 20 साल का। पलक ने गहरी सांस ली और गाड़ी में बैठ गई। दिशांत भी बैठा और वो बस पलक को सीधा ब्लेक विला ले आया। पलक घर आए तो उसने देखा निर्भय घर पर नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने कमरे में गई, फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए और नीचे आए तो जिया ने खाना रेडी कर दिया था। पलक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हुए बोली, क्या बना है आज? जिया ने उसके सामने प्लेट लगाते हुए कहा, मैडम सर ने बोला था आज आपका फेवरेट खाना बनेगा, तो मैंने आपके लिए काले छोले, रोटियां और जीरा राइस बनाए, साथ में दाल भी है प्लेन। पलक मुस्कुराई और बोली, ओके, और वो खाना खाने लगी। वो रुक गई और अचानक से बोली, मीठे में कुछ भी नहीं बनाया? जिया ने कंफ्यूज होकर कहा, मैडम आपको मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं बनाया। पलक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, बट मुझे कुछ मीठा खाना है। जिया जानती थी पलक प्रेग्नेंट है। उसने सोचा शायद उसके मूड स्विंग से क्रेविंग हो रही है, तो उसने कहा, मैडम आप बताइए आपको क्या खाना है? पलक ने अपने सामने से वो प्लेट हटा ली और बोली, तुम एक काम करो, मुझे सब कुछ मीठा ला कर दो, रसगुल्ला, खीर, आइसक्रीम और गाजर का हलवा। बेचारी जिया वो हैरान सी, परेशान सी पलक को देखने लगी। वो अभी इस वक्त इतनी सारी चीज कैसे लेकर आती? वो परेशान सी बोली, मैडम इतनी जल्दी इतना सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, मैं आपके लिए कुछ और बना दूं, खीर बना दूं? पलक को पता नहीं क्यों अचानक से गुस्सा आ गया। वो चिढ़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे वही सब खाना है जो मैंने तुमसे बोला, और मुझे अभी के अभी वो सब कुछ चाहिए। जिया परेशान सी उसे देखते हुए किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि सामने से आ रहे निर्भय पर नजर चली गई, जिसने शायद उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी थी। उसने जिया को जाने का इशारा किया और ऐसे ही पलक के सामने आकर बैठते हुए बोला, प्रेग्नेंट हो, इतना मीठा खाओगी तो हो सकता है शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, फिर इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे तुम्हें। वो तुरंत बोली, इंजेक्शंस मुझे नहीं लगवाने, मुझे पेन होता है। तो निर्भय ने कहा, तो जो वो लाकर दे उसे खा लो, एक आइटम बना देगी तुम्हारा मुंह मीठा करने के लिए, जरूरी नहीं कि तुम सब मीठा ही खाओ। इस बार पलक उस पर ही चिढ़ गई और बोली, तुम्हें मेरे खाने से इतना दिक्कत क्यों है? कल भी तुम मुझे खाते हुए टोक रहे थे और आज भी। कह दो ना कि तुम चाहते ही नहीं कि मैं खाना खाऊं, या कि मैं भूखी मर जाऊं। वो चुपचाप उसे देखने लगा, जानता था पलक को काफी क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स होंगे और अगर वो उसे यहाँ लेकर आया है तो उसे ये सब झेलना भी पड़ेगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास इन सब चीजों से भी ज्यादा स्वीट कुछ है। पलक एकदम से आंखें बड़ी करके बोली, क्या? मुझे दो, मुझे खाना है। निर्भय ने उसकी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले चुपचाप ये खाना खाओ। फिर पलक ने उसे घूरा तो निर्भय ने वैसे कहा, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, चुपचाप ये फिनिश करो तो मिलेगा। पलक प्लेट वापस अपने सामने करके खाना खाने लगी। निर्भय उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर में कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर वापस नीचे चला आया तो देखा पलक अब भी खा ही रही थी। निर्भय जानता था उसे बहुत भूख लगती है और वो बहुत ज्यादा खाना खाती है। उसने चुपचाप अपना खाना खत्म किया, अपने कमरे में चला गया।
पलक कुछ देर बाद अपना खाना फिनिश करके कमरे में आते हुए बोली, तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बहुत ज्यादा स्वीट दोगे, मुझे 2 खाना खा लिया मैंने। निर्भय उसकी तरफ देखते हुए बोला, या ऑफ कोर्स, इधर आओ। उसने पलक की तरफ हाथ बढ़ाया था। पलक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी पलके झुकते हुए सिर उठा बस निर्भय के चेहरे को देखने लगी और निर्भय ने एकदम से उसकी गर्दन में अपना हाथ डाला और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करके अचानक से उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। पलक अवाक थी, ये इतनी जल्दी हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या और वो करे क्या। उद्धरण चिन्ह। एक पेशनेट किस के बाद निर्भय ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को चूमते हुए बोला, दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट चीज, योर लिप्स। पलक चुपचाप उसे देखने लगी। निर्भय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसके होठों पर एक बार फिर से किस करने लगा। पलक ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। वो उसके होठों को लगातार किस कर रहा था। धीरे धीरे उसके होंठ पलक के होठों से हटकर उसकी गर्दन और उसके गले, उसके कॉलर बोन, हर जगह घूमने लगे थे और पलक बस चुपचाप उसका साथ दे रही थी। उसने एकदम से पलक को गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके करीब चला आया। वो उसे एक बार फिर किस करने लगा था और किस करते करते उसने पलक की टी शर्ट निकाल कर फेंक दी। रात थी तो पलक ने अपने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और निर्भय बस खामोशी से काफी सडेक्टिवली उसे देख रहा था। दोनों की गहरी सांसें और पलक की सिसकियों का शोर उस माहौल में घुलता जा रहा था। दोनों एक बार फिर एक दूसरे में उतरते जा रहे थे। करीब 2 घंटे बाद निर्भय ने पलक को छोड़ा और उसके पास लेटा था। दोनों के शरीर पसीने से भीगे हुए थे और पलक अब भी गहरी सांसें ले रही थी। निर्भय ने एकदम से उसे पकड़कर अपने ऊपर लेटा दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर किया। पलक काफी थक चुकी थी। वो आधी नींद में थी और निर्भय ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, गुड नाइट स्नोफॉल, और वो उसे ऐसे ही लेकर सो गया। मैं रात दोनों के लिए काफी पेशनेट रही थी। दिल्ली, ब्लेक विला, सुबह का वक्त। पलक अब भी गहरी नींद में थी पर सुबह अचानक उसे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ तो उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो उठकर सीधा बाथरूम में भागी। उसे वॉमिट हो रही थी। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो किस हालत में इस वक्त वो वॉशरूम में खड़ी वॉमिट कर रही थी और किसी ने आकर पीछे से उसके बाल पकड़ते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक पलक ऐसे ही रही और फिर थक कर खड़ी हुई और अपना मुंह धोया। उसने निर्भय की तरफ देखा जो अब भी उसके पीछे खड़ा था। पलक ने अब जाकर महसूस किया कि वो किस हालत में थी। निर्भय ने बाथरोब पहन रखा था बट पलक ने नहीं। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने वहीं पर टंगा बाथरोब निकालकर पहन लिया। वो निर्भय को घूरते हुए बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आए? निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा, तुम जिस झटके से उठ कर गई थी, आई थिंक तुम्हें मेरी जरूरत है इसलिए। उसने ये बात काफी आराम से कही थी। पलक कुछ भी नहीं बोल पाए। वो चुपचाप दूसरी तरफ जाते हुए बोली, बाहर जाओ, मुझे शॉवर लेना है। निर्भय ने अचानक उसे रोक लिया। उसने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो दोनों साथ में नहाते हैं, मेरे घर का पानी बच जाएगा। निर्भय ने लिकर पलक को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने शॉवर का टैप ऑन किया और बस दोनों ही उस पानी में भीगने लगे। दोनों ने अभी बाथरोब पहन रखा था। पलक निर्भय से हाइट में काफी छोटी थी। वो अपना चेहरा उठाए निर्भय को मुश्किल से देखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ऊपर से गिरता पानी उसकी पलकों को खुलने नहीं दे रहा था और वही निर्भय आराम से पलक के करीब खड़ा उसे देख रहा था। वो पलक के काफी करीब खड़ा था जिससे पानी उसके सिर से होते हुए उसके चेहरे पर और फिर उसकी ठुड्डी से होते हुए पलक के चेहरे पर गिर रहा था। पलक कुछ देर ऐसे ही मुश्किल से उसे देखने की कोशिश करती रही और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं यहाँ बदला लेने आई थी। तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने, तुमसे आजाद होने, और ये मैं कहाँ उलझ रही हूँ। तुम्हारे साथ रात गुजारना, तुम्हें ये सारे हक दे देना। मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। मुझे ये सब नहीं करना है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई हूँ और 6 महीने बाद में यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि तब भी मेरा एक ही फैसला होगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। रेप करने वाला इंसान, एक रेपिस्ट, कभी किसी का हस्बैंड नहीं हो सकता। पलक ने अपनी आंखें खोली और निर्भय को सर्द नजरों से देखने लगी। वो उसे ना छू रहा था ना कुछ कर रहा था। वो बस पलक के बेहद करीब खड़ा था। पलक ने अपने कदम पीछे लिए और जैसे ही जाने को मुड़ी कि निर्भय ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ पलटा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक इस मूव के लिए रेडी नहीं थी।
उसका एकदम से पैर फिसला पर वो गिरती उससे पहले ही निर्भय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और पलक की आंखें एक बार फिर से हैरानी से बड़ी हो गई। उसने निर्भय से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, जो हम दोनों के बीच हो रहा है इट्स जस्ट अ हार्मोनल चेंजेस। मैं उस चीज को रोक नहीं सकती क्योंकि वो मेरी बॉडी नीड्स है। प्रेगनेंसी की वजह से मेरा खुद पर बस नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कभी भी मेरे करीब आ सकते हो। और वो दूसरा बाथरोब पहनकर वहां से चली गई। उसके चेहरे पर अचानक एक तिरछी स्माइल आ गई और वो खुद में ही बोला, आज बॉडी नीड्स के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है, कल हंसने के लिए, रोने के लिए, हर चीज के लिए मेरी मोहताज हो जाओगी और मुझे इंतजार रहेगा उसे दिन का जब मैं तुम्हें अपने बेहद करीब लाकर ऐसे ही धक्का दूंगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें उसका कोई बहुत बड़ा मकसद था। क्या? वो पता नहीं। वो रेडी होकर बाहर आया तो उसने देखा पलक ने कल वाले कपड़े पहन लिए थे। निर्भय रेडी होकर बाहर आया था। उसके बाहर आते ही पलक वापस बाथरूम में चली गई। निर्भय ने उसका इंतजार नहीं किया और वो नीचे चला गया। वो पलक का डाइनिंग टेबल पर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद पलक रेडी होकर नीचे आए और सीधा अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। जिया ने दोनों के लिए नाश्ता लगाया। पलक चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। वो निर्भय की तरफ देख भी नहीं रही थी और वही निर्भय भी चुपचाप अपना नाश्ता ही कर रहा था और जिया ये देखकर परेशान थी। जब तक पलक यहाँ नहीं आई थी निर्भय यहाँ बैठता तक नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि निर्भय खाना भी खाता है। वो रात को खाना नहीं खाता था, दोपहर में वो घर ही नहीं रहता था और सुबह भी वो सिर्फ कॉफी पीकर जाता था। वो हमेशा सोचती थी कि उसने किचन बना करके रखा ही क्यों है जब उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती तो। पर पलक के आने के बाद घर में खाना भी बनने लगा था और खाने वाले लोग भी हो गए थे। जिया को ये बातें बड़ी अजीब लगती थी। जहां निर्भय किसी की एक बात नहीं सुनता था वहां पलक का चिल्लाना, चीखना सब कुछ चलता रहता था। वो चुपचाप सुनता था जबकि निर्भय का बिहेवियर ऐसा था नहीं। वो क्या सोच रहा था ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। वो पलक से पहले ही उठकर चला गया। पलक ने उसकी खाली चेयर और फिर झूठी थाली की तरफ देखा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। निर्भय वहां से निकलकर सीधा नोमानी मेंशन आया था। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा झनक और सुशील दोनों नियम के पास उसके बेड पर चढ़कर बैठे थे और तीनों लूडो खेल रहे थे। नियम आधा लेटा हुआ था और पीछे उसने टेक लगा रखी थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो तीनों मस्ती कर रहे थे। जब निर्भय अंदर आया तो उसे देखते ही तीनों रुक गए। नियम ने कहा, भाई आप कब आए? निर्भय उसके पास चला आया और उसने एक नजर झनक और सुशील को देखा। वो दोनों तुरंत बेड से खड़े हो गए और जनक ने कहा, नियम हम तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। और वो दोनों वहां से फटाफट भाग गए। उनके जाने के बाद निर्भय वही नियम के पास चेयर पर बैठा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कैसे हो आप? नियम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हूं मैं। निर्भय उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा और बोला, इतनी चोटें कैसे आए तुम्हें? कौन थे वो लोग? नियम तुरंत बोला, आई डोंट नो भाई, एक लड़की मेरी तरफ भागते हुए आई थी। मैं कार से बाहर निकाला और तब तक वो लोग आ गए। मुझे पता भी नहीं चला कि वो लड़की कौन थी, वो लोग कौन थे, और वो बस मुझे मारने लगे। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ। उसकी बातें सुनकर निर्भय ने एक गहरी सांस भरी और फिर सर्द आवाज में बोला, मुझे सच सुनना है नियम। नियम 2 मिनट के लिए चुप हो गया। वो निर्भय को शांत नजरों से देखने लगा। निर्भय ने अपनी कलाई पर पहनी घड़ी में वक्त देखा और बोला, 1 मिनट है तुम्हारे पास, या तो तुम सच बोलना शुरू करोगे या मैं सच पता लगाना। और जब मैंने कोशिश की तो फिर कोई नहीं बचेगा, ना ही वो लड़की, ना वो लोग। उसकी बात सुनकर नियम तुरंत बोल, भाई उसकी कोई गलती नहीं है। निर्भय वैसे ही बोला, तो किसकी गलती है? क्या करने गए थे तुम उस कोठे पर? और वो लड़की, उसे क्यों लेकर आए तुम अपने साथ, जान सकता हूं? नियम ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भाई मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल प्लीज मैं वक्त चाहता हूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं नहीं बता पा रहा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं वो बोल ही रहा था कि निर्भय ने कहा, और झनक, उसका क्या स्टेज है तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी जिंदगी में? उद्धरण चिन्ह। नियम रुका और बोला, भाई वो लड़की अजीब ढंग से मेरी जिंदगी में आई है। मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरी कुछ नहीं लगती, बट मेरा उसे बचाना जरूरी है। झनक का जो स्टेज है मैं आपको बात नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी लाइफ में एक अलग जगह पर है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शादी करूंगा, बट जब मैं शादी के बारे सोचता हूँ कि शादी कैसी होती है तो मुझे झनक के अलावा कोई नहीं सोचता। मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ।
निर्भय उसे फिर वैसे ही सर्द नजरों से देखता रहा और फिर बोला, ये लड़की तुम्हारे और झनक के रिश्ते को खराब कर सकती है, ये सोचा है तुमने? आई होप कि तुमने सोच समझकर फैसले लिए होंगे। नियम ने अपना सिर नीचे झुका लिया और निर्भय वैसे ही बोला, नाम। नियम ने एकदम से सिर उठाकर उसे दिखा। निर्भय वैसे ही बोला, कुछ पूछा है मैंने? नियम ने बेचारगी से उसे देखा और धीरे से बोल, अदा मेरे साथ पढ़ती है। निर्भय कुछ भी नहीं बोला, वो उठकर खड़ा हो गया और जाने को हुआ कि नियम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई आप कुछ नहीं करेंगे प्लीज। निर्भय ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मैं कुछ भी तुमसे पूछकर नहीं करूंगा, और वो वहां से चला गया ये कहकर कि वो ख्याल रखें। बाहर आया तो सामने ही झनक और सुशील दिख गए। उनके हाथ में खाने का कुछ सामान था। दोनों ने निर्भय को देखकर सिर नीचे झुका लिया और अंदर जाने लगे। अचानक निर्भय ने झनक को आवाज लगाते हुए कहा, रुको। झनक एकदम से रुकी और पीछे मुड़ी तो निर्भय ने कहा, नियम का ख्याल रखना। उसने तुरंत ही में सिर हिलाया और वो चला गया। क्योंकि निर्भय का बिहेवियर हमेशा से कोल रहा था, इसलिए झनक और सुशील दोनों उससे बेहद डरते थे। यहाँ दूसरी तरफ पलक ब्लैक विला से निकालकर सीधा कंपनी आई थी। उसके ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे थे, जितने मसले चल रहे, कुछ ना कुछ जो भी चल रहा था, उसके बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो बस चुपचाप काम पर ध्यान देगी। न्यूज आए या ना आए, या कोई कुछ भी कहे या उसके बारे में लिखे, उसे कोई मतलब नहीं। वो अपने केबिन में आए तो देखा वहां पर एक इनविटेशन कार्ड रखा था। पलक 2 पल उसे देखती रही, फिर उसने उस कार्ड को उठा लिया और देखने लगी। ये गुड वाइब्स का कार्ड था और कार्ड के नीचे लिखा था कि गुड वाइब्स अब N&N में जुड़ चुकी है, निर्भय नोमानी के नाम हो चुकी है और इस खुशी में पार्टी रखी गई है। पलक हैरान थी। कल निर्भय ने उसके सामने कॉल करके गुड वाइब्स को खरीदने की बात की थी और आज उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड था। इसका मतलब निर्भय ने गुड वाइब्स को खरीद लिया था। पलक उस कार्ड को चुपचाप देखने लगी। उसे अंदाजा हो रहा था निर्भय की पावर का। पार्टी आज रात को ही थी। वो खुद में ही बुदबुदाए, फिर से पार्टी, फिर से मीडिया और फिर से उनके सवालों के जवाब। मुझे नहीं देना है कुछ भी, मैं थक चुकी हूँ। इनफैक्ट अब तो मुझे पार्टी में जाते भी डर लगता है। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। पलक 0 फिगर थी। ऑफकोर्स वो मॉडल थी तो उसे अपना फिगर मेंटेन करना पड़ता था, बट जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी उसका फिगर चेंज होता जा रहा था और फिलहाल उसका पेट हल्का बढ़ चुका था। वो ऐसे कभी नहीं रही थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता था लोगों के सामने आने में। और निर्भय ये बात अच्छे से जानता था, फिर भी वो इग्नोर कर रहा था। उसे लगता था प्रेगनेंसी कोई शर्म की बात नहीं है। एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली है तो ये चीज शर्म की कहां से हुई। पर वो पलक को कभी खुलकर ये बात कह नहीं पाया था, या शायद कहना नहीं चाहता था। पलक चुपचाप बैठे यही सोच रही थी कि वो पार्टी में नहीं जाएगी और इतने में उसका फोन बजा। उसने बिना नंबर देख फोन उठा लिया, पर सामने से जो बात कही गई उसे सुनकर पलक के माथे पर बल पड़ गए। वो धीरे से बोली, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो हैरानी और सदमे से फोन को देखने लगी। दिल्ली N&N। पलक रिसेप्शन पर आ चुकी थी। उसने आकर देखा तो सामने 2-3 पार्सल पड़े थे। वो हैरानी से रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोली, पर ये मेरे नहीं है, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। रिसेप्शनिस्ट ने वहां पर रखी रिसिप्ट उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, पर यहाँ पर आप ही का नाम है और ये 7 लाख का बिल भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने ऑर्डर नहीं किया। पलक ने उसे रिसिप्ट को उठाकर देखा। एक तो वो पहले से परेशान थी कि 7 लाख का बिल कहाँ से, उसने तो कुछ भी नहीं खरीदा था, पर देखा तो उसमें मिसेज नोमानी लिखा था। पलक 2 पल के लिए सोचती रही, पर एकदम से एहसास हो चुका था कि ये निर्भय ने उसके लिए ऑर्डर किया होगा। वो तो पलक शेखावत का नाम यूज करती थी, ना कि मिसेज नोमानी का। मिसेज नोमानी तो सिर्फ निर्भय बुलाया करता था। पलक ने गहरी सांस ली और बोली, इन्हें मेरे केबिन में रखवा दो, और वो इतना बोल वहां से चली गई। उसके पीछे 2 लोग उसका सामान लेकर आ चुके थे। उन्होंने उन पार्सल्स को पलक के केबिन में रखा और वहां से चले गए। पलक ने उन पार्सल की तरफ एक नजर देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये इंसान करना क्या चाहता है, मेरे तो दिमाग में तो ये बात नहीं बैठती। वो जाकर उन पार्सल को खोलकर चेक करने लगी। उसने देखा एक के अंदर उसकी ड्रेस थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी, दूसरे में उसका हैंडबैग और उसके लिए हिल्स थी, और तीसरे में कुछ ज्वेलरी बॉक्स थे जिनमें एक में डायमंड सेट और दूसरे में ब्रेसलेट था। वो चिढ़ते हुए बोली, इसे क्या लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े जूते नहीं है, ये मुझे ये सब और मैं रख लूंगी। पर पता नहीं क्या हुआ, उसने वो ड्रेस उठा ली और जाकर उसे ट्राई करने लगी। उसने उस ड्रेस को पहना और वापस आईने के सामने आकर खड़ी हो गई।
उसने देखा तो ये ड्रेस वन शोल्डर ब्लैक वेलवेट गाउन था जो उसकी बॉडी पर जैसे चिपका हुआ हो। उसके लेफ्ट स्लिट से पलक का लेफ्ट पैर थाई से लेकर नीचे तक पूरा दिख रहा था। पलक को वो ड्रेस काफी प्यारी लगी। उसने अपने आप को लेफ्ट साइड घूमकर राइट साइड घूमकर देखा, फिर बोली, कुछ भी कहो, बंदे की पसंद तो अच्छी है। वो वापस चली गई। उसने वो ड्रेस उतारकर अपनी ड्रेस पहनी और जैसे ही वापस केबिन में आई उसका फोन बजा। उसने बिना नंबर देख एक बार फिर से फोन उठा लिया और सामने से आवाज की, रात को तुम यही पहनोई। पलक ने एक बार फोन अपने सामने लाकर देखा तो ये निर्भय का कॉल था। वो कुछ कहने को हुई थी, फोन रख दिया गया। पलक ने चिढ़ते हुए अपने फोन को टेबल पर पटका और बोली, हुक्म चलाना आता है बस। हिटलर कहीं का, कभी बात सुन लेगा तो क्या हो जाएगा इसका। पर नहीं, अगर किसी की बात सुन ली तो हिटलर निर्भय नोमानी थोड़ी ना रहेगा, नाम नहीं चेंज हो जाएगा इसका। हिटलर शैतानी कहीं का। वो अभी भी अपने हाथ में पकड़ी उस ड्रेस को देख रही थी। ये ड्रेस सच में काफी प्यारी थी और फिर उसने ड्रेस को साइड में रखा और इनविटेशन कार्ड देखने लगी। पार्टी N&N के ही ओपन एरिया में थी। वो एक बार फिर बुदबुदाए, अगर वहां किसी ने भी मुझसे कोई सवाल किया ना तो सिर फोड़ दूंगी मैं उसका। यहाँ निर्भय दोपहर होते होते कंपनी आ चुका था। उसे थोड़े काम थे। उसकी कुछ मीटिंग थी जो खत्म होने के बाद वो शाम को अपने केबिन में आकर बैठा। जब वो आराम कर ही रहा था कि दैनिक ने वहां आकर कहा, सर आपको रेडी नहीं होना, पार्टी में जाना है ना। निर्भय ने हाँ में सिर हिला दिया और केबिन में ही साइड में बने उस कमरे में चला गया। उसने एक 3 पीस ब्लैक वेलवेट सूट पहना था जो पलक के कपड़ों से मैच हो रहा था। शायद वो ट्यूनिंग करना चाहता था। बालों को अच्छे से सेट कर रखा था। हाथ में कोई महंगी सी घड़ी, पैरों में जूते और वो ब्लैक सूट। सच में वो गजब ढा रहा था। कोई भी उसे देखता तो पहली नजर में उससे नजर हटाना नामुमकिन था। वो राह से सीधा पार्टी में पहुंचा था। ज्यादा लोग आए नहीं थे पर यहाँ सबसे पहले निर्भय को आना था क्योंकि पार्टी शुरू उसकी स्पीच से होने वाली थी। धीरे धीरे वहां सब आ गए थे। उसकी कंपनी के मॉडल्स, सिंगर्स, एक्टर्स, फाउंडर्स, सब लोग वहां पर मौजूद थे और कुछ गेस्ट जिन्हें निर्भय ने बुलाया था सब वहां आ चुके थे। और स्टेज पर खड़े एक आदमी ने कहना शुरू किया, N&N ने आज एक और कामयाबी हासिल की है। द गुड वाइब्स पब्लिकेशंस, जो कि बहुत बड़ा और फेमस पब्लिशिंग हाउस है, आज वो N&N के अंडर है। निर्भय नोमनी यानी हमारे सीईओ ने उस पब्लिशिंग हाउस को खरीद लिया है और इस खुशी के मौके पर यह पार्टी रखी गई है। N&N की एक और कामयाबी के नाम मैं चाहता हूं इस खुशी में हमारे सीईओ 2 शब्द कहे। निर्भय ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर उठकर उस तरफ चल दिया। उसे उठते देख सब लोग तालियां बजाने लगे और जाकर खड़ा हुआ तो उस आदमी ने उसे माइक दिया और वो बोलने लगा, आई थिंक इट्स ग्रेट डे फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू। ये सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, यहाँ पर काम करने वाले लोग भी इस कंपनी का हिस्सा है। तो आई थिंक सबको खुशी होनी चाहिए कि हमारी कंपनी में एक और कामयाबी जुड़ी है। अब यहाँ पर राइटर्स के लिए भी जगह है। थैंक यू। वो बस इतना बोल स्टेज से नीचे चला आया और इतने में नजर सामने से आ रही पलक पर चली गई और बस 2 पल के लिए वो वहीं खड़ा रह गया। पलक ने उस गाउन के साथ वही बैग कैरी किया हुआ था जो निर्भय ने भेजा था। वही ब्लैक 5 इंच की हिल्स पहनी थी और उसके साथ वही डायमंड सेट था। बालों का उसने मैसी सा बन बना रखा था जिसकी कुछ लंटें उसके चेहरे को चूम रही थी और वो बन पलक की गर्दन तक लुढ़क रहा था। वो काफी प्यारी लग रही थी। वो आकर सीधा निर्भय के सामने ही रुकी और सब लोगों उन दोनों को ही देख रहे थे क्योंकि सब जानते थे पलक निर्भय की वाइफ है और प्रेग्नेंट भी है। निर्भय ने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ टेबल पर जाकर उसे बैठाया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। पलक चाहती थी कि वो निर्भय की तरफ देखे भी ना, वो जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करे, पर वो लोगों को यहाँ मजाक बनाने का या फिर उनके सवालों और उनकी नजरों में आने का मौका नहीं देना चाहती थी। यहाँ सबको पता था कि वो निर्भय की बीवी है तो वो वही बन के इस पार्टी में एंजॉय करके यहाँ से चुपचाप चली जाना चाहती थी। पर पलक को सुकून भी था कि यहाँ उससे कोई सवाल नहीं कर रहा था। और निर्भय ने पलक को इधर उधर देखते देखकर पलक को देखते हुए कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। पलक जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, खुद की दी चीजों में तो सबको खूबसूरत ही लगते हैं ना लोग, और मैं हूँ खूबसूरत, आज कुछ अलग नहीं लग रही। उसने वहां रखा स्टार्टर खाना शुरू कर दिया। निर्भय जानता था पलक को काफी भूख लगती थी और प्रेगनेंसी में तो कुछ ज्यादा ही। उसने एक लेटर को बुलाया और काफी सारी चीज उसे लेकर आने को कहा और कुछ ही देर में उसने काफी कुछ लाकर उनकी टेबल पर रख दिया था। वो देखकर पलक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो भूल गई कि निर्भय उसके सामने बैठा है। वो बस चुपचाप वो सब कुछ खाने लगी और खाना एंजॉय करने लगी। वहां पर उनके एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी किया हुआ था। कुछ लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे।
गाना गा रहे थे और इन सबको देखते हुए पलक अपना खाना एंजॉय कर रही थी कि किसी ने आकर उनके पास बैठे हुए कहा, क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? पलक ने उस तरफ देखा। ये डायरेक्टर थी, वो डायरेक्टर जिन्होंने कई फिल्में बनाई थी जो हिट भी रही थी। पलक उन्हें देख बोली, कैसी हैं आप विनीता? विनीता मुस्कुराई और बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? और सीईओ आप? पर निर्भय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपने हाथ में पकड़ी उस ड्रिंक को एंजॉय करने लगा और सामने स्टेज की तरफ देखने लगा। उसका ऐसा बिहेवियर सब जानते थे पर पलक को पता नहीं क्यों इस चीज पर गुस्सा आ गया था। विनीता धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई, और वो चली गई। उसके जाते ही पलक ने निर्भय को घूरते हुए कहा, आर यू सीरियस? किसी को जवाब देने में भी मौत आती है तुम्हें? पर वो बिना किसी फिक्र के बोला, तुम्हें जवाब देता हूँ इतना काफी नहीं है। पलक वैसे ही बोली, मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, जो लोग तुम में इंटरेस्टेड है कम से कम उन्हें जवाब दे दो। उसने पलक की तरफ देखा और सर्द आवाज में बोला, आय मां निर्भय नोमानी, मेरी जो मर्जी होती है मैं वो करता हूँ, किसी के कहने पर चलने की मुझे आदत नहीं है। पलक चुपचाप हो गई, पर वो अब भी उसे घूर रही थी और विनीता वापस आकर बैठी। उसने अपने फोन को साइड में रखा और बोली, मैं बहुत खुश हूँ, गुड वाइब्स अब हमारे अंडर में है, यानी कि गुड आइकन का वो आर्टिकल भी हम चेंज कर सकते हैं। पलक के चेहरे के भाव एक पल को बदले पर विनीता ने तुरंत कहा, बुरा मत मानो, मेरे कहने का मतलब है उन लोगों ने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है, तो अब हम उस आर्टिकल को बदलवा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं जिसमें तुम्हारे लिए अच्छी बात लिखी हो। हम तुम्हारी छवि को सुधारने की कोशिश। वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने उसकी तरफ गर्दन मोड़कर बिना किसी भाव के कहा, कोई जरूरत नहीं है। विनीता और पलक दोनों ने उसकी तरफ देखा तो निर्भय ने वैसे ही आगे कहा, पलक को किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है अपनी छवि सुधारने के लिए, ना ही गुड आइकन्स की इतनी हैसियत है कि वो पलक के बारे में कुछ भी लिखें। सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत है। वो कुछ भी नहीं बोल पाई और इस बार पलक को भी निर्भय की बात सही लगी थी। वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी और निर्भय एक बार फिर दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ देर पल की विनीता से बातें चली। उसके जाने के बाद पलक ने कहा, यही बात अगर तुम प्यार से कहते तो उसे इतना बुरा नहीं लगता। और निर्भय ने भी वैसे ही पर बिना किसी भाग के कहा, और उसने जो बात कही वही बात अगर वो थोड़ी तेज आवाज में रहती तो तुम इतनी शांत नहीं बैठी होती। वो उसे खामोशी से देख रही थी और वो आगे बोला, ये इंडस्ट्री है, यहाँ हर कोई दो चेहरे लेकर घूमता है, एक जो काफी अच्छा बनने का नाटक करता है, सबके सामने एक अच्छा इंसान बनकर रहता है, और दूसरा वो जो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें नीचा दिखाकर चला गया पर तुम्हें पता भी नहीं चला। वो दूसरा चेहरा है जो लोग देखकर भी नहीं देखते। पलक हैरान रह गई। उसने तो इतना गौर भी नहीं किया था जितना निर्भय ने किया था। उसे लग रहा था निर्भय का ध्यान नहीं है उनकी बातों पर, मगर निर्भय तो किसी अलग की तरह से उन बातों को देख रहा था, पर वो सही ढंग से देख रहा था। यहाँ कोई जरूरत नहीं थी विनीता को गुड आइकन्स की या फिर पलक के आर्टिकल की बात करने की, पर वो पलक को नीचा दिखाना चाहती थी और निर्भय सब कुछ जानता था। देर रात तक पार्टी चलती रही, काफी लोग आए और निर्भय से भी मिले, पलक से भी मिले, काफी अच्छी बॉन्डिंग रही। सब कुछ करने के बाद निर्भय पलक को लेकर वहां से निकल चुका था, क्योंकि पलक को अब थकान लग रही थी। वो बार बार अपना पैर हिला रही थी, उसके पैर में दर्द हो रहा था लगातार 5 इंच की हील्स पहनकर रखने की वजह से, और जाते जाते निर्भय ने आखिरकार उसके सामने बैठकर उसकी हील्स को निकाल लिया था। पलक हैरानी से पीछे हटते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? और निर्भय ने उसकी हिल्स निकालते हुए कहा, अगर कुछ देर और इनमें रही तो सीधा धड़ाम से नीचे गिरोगी और तुम्हें गोद में नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हारी हिल्स को उठा रहा हूं। और उसने हिल्स को हाथ में पकड़ लिया था। उसने पलक को गाड़ी में लाकर बिताया। वो खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और पलक की हिल्स को बैक सीट पर रख दिया था। पलक सोचने लगी थी, ये इंसान जो किसी को सीधे मुंह जवाब तक नहीं देता था, उसे इतनी अहमियत दे रहा था कि उसकी हिल्स तक उठा लिए। वो खुद में ही बोली, ये करना क्या चाहता है? अपने बच्चों की इतनी फिक्र है कि मेरे सामने झुकने को भी तैयार है, या फिर कहीं? पलक ने तुरंत दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। निर्भय ड्राइव कर रहा था पर चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब होता जा रहा था। जो वो चाहता था पलक वो महसूस कर रही थी, जो चाहता था पलक उस हिसाब से वो काम कर रही थी। और वो मन ही मन बोला, आज तुम्हारे जूते उठाकर तुम्हारे दिल में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की शुरुआत की है मैंने। जल्द ही तुम्हारा पूरा दिल मेरे बस में होगा। वो थप्पड़, वो बदनामी, वो इल्जाम, वो कोर्ट में सपने में भी भूलूंगा नहीं और ना तुम्हें भूलने दूंगा।
दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी बैठा अपने सामने स्क्रीन पर चल रही है उन फुटेज को देख रहा था और वो फुटेज N&N की उस पार्टी की थी। उस आदमी ने अकेले होते हुए भी अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और वो उस फुटेज को देखते हुए एकदम से बोला, बस अब मेरा मकसद कुछ कदम की दूरी पर है। उसने स्क्रीन पर जैसे ही निर्भय और पलक को देखा उसने वो फुटेज रोक दी और अब उसकी स्क्रीन पर सिर्फ पलक और निर्भय थे। वो उस फोटो को देखते हुए बोला, बस कुछ देर और तुम्हारी बर्बादी शुरू। दिल्ली, ब्लेक विला, रात का वक्त, निर्भय और पलक दोनों घर आ चुके थे। सारे सर्वेंट्स अपने क्वार्टर में जा चुके थे, इसलिए घर में कोई नहीं था। पलक सीधा अपने कमरे में आई और अपने बालों के उस बंद को खोलते हुए बोली, यार प्रेगनेंसी का 4th मंथ स्टार्ट होने वाला है और अभी से इतनी थकान लग रही है। जब बेबी बम्प एकदम बढ़ जाएगा तब मैं पता नहीं सब कैसे करूंगी। और इतने में उसे पीछे से आवाज आए, उसके लिए मैं हूं। पलक पीछे पलटती उससे पहले ही निर्भय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पलक ने एकदम से उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? पर वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही निर्भय ने उसके कंधे और गर्दन को जोड़ते हिस्से पर अपने होंठ रख दिए। पलक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और निर्भय ऐसे ही उसके कंधे और गर्दन पर लगातार अपने होंठ फेरने लगा। पलक ने धीरे से अपना कंधा सिकोड़ते हुए कहा, निर्भय मत करो। पर उसके बोलने का कोई असर नहीं हुआ। निर्भय ऐसे ही लगातार उसके गले पर किस किए जा रहा था। उसने एकदम से पलक को अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए एक बार फिर से कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, और एक बार फिर उसकी जॉ लाइन और कॉलरबोन पर किस करने लगा। पलक ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू स्लीप प्लीज। निर्भय ने धीरे से चेहरा उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में नींद देखी जा सकती थी। उसने एकदम से पलक को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, चेंज। पलक वैसे ही नींद भरी आवाज में बोली, मैं थक गई हूं, और वो करवट दूसरी तरफ लेकर सो गई। निर्भय ने अपना कोट उतारा और सीधा बाथरूम में चला गया। वो खुद फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आया और साथ में पलक के कपड़े भी लेकर आया। उसने देखा पलक सो चुकी थी तो उसने खुद ही पलक के कपड़े चेंज कर दिए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद भी उसके पास उसे बाहों में भरकर लेट गया। अगली सुबह निवेद कॉलेज में कॉलेज की एक खाली क्लासरूम में आदा एक बेंच पर बैठी थी। वो डरते हुए अपने सामने देख रही थी और उसके सामने निर्भय खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थी और वो सिर्फ आदा को घूर रहा था। आदा डरते हुए बोली, देखिए मिस्टर नोमानी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग नियम के साथ ऐसा कुछ कर देंगे। मैं तो खुद हैरान हूं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें नियम के साथ ये नहीं करना चाहिए था, मैं मानती हूं, पर वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने अपना हाथ उठाया। अदा समझ गई कि वो अब और नहीं बोल सकती। वो चुपचाप निर्भय को देखने लगी और निर्भय ने वैसे ही उसके थोड़ा करीब आते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें लगा नहीं था, तुमने सोचा नहीं था, पर हुआ क्या? वो जो नहीं होना था। उसकी आवाज काफी डरावनी थी। अदा तो क्या, पर अगर कोई भी यहाँ होता तो सच में डर जाता। अदा ने अपना सिर झुका लिया। फिलहाल उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और निर्भय से वो लड़ना नहीं चाहती थी। अगर लड़ भी लेती तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती, उसे अच्छे से पता था। और निर्भय ने वैसे ही उस बेंच पर अपना हाथ जोर से मारते हुए कहा, मेरा भाई जिस हालत में है उस हालत में उसे पहुंचने वाली तुम हो, तो बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। अदा ने वैसे ही धीरे से कहा, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। गलती मेरी है, शायद मेरी ही वजह से नियम को इतनी चोटें आई है। अगर मैं उससे मदद नहीं मांगती तो ये होता ही नहीं। और वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने एकदम से कहा, शश, ना तो मुझे माफ करने की आदत है ना ही मुझे सॉरी सुनने की आदत है। एक सॉरी कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, तो तुम्हारा सॉरी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मुझे बताओ तुम कौन सी सजा डिजर्व करती हो नियम को इस हालत में पहुंचने की। अदा ने सिर उठाकर देखा और बोली, आप मेरी भी वही हालत कर दे जो नियम की है। वो एकदम से हंसा। उसकी ये हंसी कितनी डरावनी थी ये अदा को महसूस हो रहा था। उसका शरीर हल्का कांपने लगा था डर की वजह से और वो वैसे ही डरते हुए बोली, तो फिर आप क्या चाहते हैं मुझसे? वो 2 कदम की दूरी पर हुआ और बोला, नाटक करना है तुम्हें? जैसे ही अदा ने ये सुना उसने सिर उठाकर देखा और बोली, कैसा नाटक? निर्भय ने एक बार फिर उसके सामने आकर कहा, अपनी माँ को ये एहसास दिलाओ कि तुम सच में नियम से प्यार करती हो। अदा उसे हैरानी से देखने लगी। वो धीरे से बोली, वो मेरी माँ नहीं है, उन्होंने बस मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने एक बार फिर से हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, जितना कहा है उतना करो। उसकी वजह से मेरे भाई की ये हालत है तो ऑफ कोर्स तुम्हें वही सजा मिलेगी जो मैं चाहता हूँ।
अदा चुप हो गई तो निर्भय ने कहा, उसे लगना चाहिए कि तुम सच में नियम के साथ वहां से भागी हो। तुम नियम से प्यार करती हो और नियम किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। अदा हैरानी से बोली, पर नियम तो झनक से। वो बोल नहीं रही थी कि निर्भय ने कहा, मुझे बीच में बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं तुम्हें तीसरी बार टोकूंगा नहीं। अदा एकदम से चुप हो गई तो निर्भय ने कहा, जो भी कर रहा हूं वो मेरी मर्जी है। मैं क्यों कर रहा, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बस वो करो जो मैंने कहा, वरना तुम उस कोठे पर वापस जाओगी जहां से नियम तुम्हें लेकर आया था, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम खुद जानती हो। अदा एकदम से उसे देखने लगी, उसे डर लग रहा था। यहाँ दूसरी तरफ झनक, जो कॉल पर नियम के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रही थी, वो वैसे ही बोली, हाँ यार, सारे लेक्चरर्स अटेंड करूंगी और नोट्स भी बनाऊंगी और फिर वो तुम्हें दूंगी भी। खुश नहीं मिस करूंगी यार। हाँ बाबा, नहीं मिस करूंगी। बोलते बोलते वो अचानक रुकी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और अंदर निर्भय अदा के सामने खड़ा था। वो हैरानी से बोली, निर्भय भाई यहाँ। यहाँ नियम ने जैसे ही निर्भय का नाम सुना वो हैरानी से बोला, क्या निर्भय भाई? झनक ने एकदम से फोन की तरफ देखा। उसे फिलहाल नियम को कुछ भी बताना सही नहीं लगा। वो तुरंत बोली, नहीं, मैं कुछ और बोल रही थी, मेरे मुंह से निकल गया। मैं लेक्चर के लिए आ गई हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, तुम आराम करो। उसने इतना कहकर फोन रख दिया और तुरंत और वही खिड़की के पास खड़ी हो गई और निर्भय और अदा को देखने लगी। वो हैरानी से बुदबुदाई, ये निर्भय भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी अदा के साथ। इससे पहले कि झनक कुछ भी सुन पाती, निर्भय क्लास से बाहर आने को हुआ। झनक एकदम से एक तरफ छुप गई। निर्भय बाहर आया तो उसने इधर उधर देखा और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। वो एक बार फिर खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगी। इस वक्त अदा अकेली अंदर थी और रोने लगी थी। झनक यहाँ इसमें में ही उलझी हुई थी कि क्या हुआ होगा। निर्भय कॉलेज में क्या कर रहा था, वो भी अदा के साथ, और वो रो क्यों रही है, वो सब उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। यहाँ नियम उसे बार बार वापस कॉल कर रहा था। झनक ने एक बार को उसका कॉल इग्नोर किया और दूसरी बार जब फिर बजा तो उसने एकदम से फोन उठाते हुए था, अरे लेक्चर में हूँ यार, बाद में फोन कर रही हूँ, फोन रखो और आराम करो। वो फिर अपने सवालों में उलझे गई। वो इंसान नियम के लिए भी जल्दी कॉलेज में नहीं आता था, तो आज जब नियम कॉलेज आया ही नहीं था तो यहाँ क्या कर रहा था। झनक अपने में ही में लगी हुई थी कि उसे अदा की आवाज आए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झनक ने एकदम से पलट कर देखा तो उसके पास अदा खड़ी थी। वो जल्दी से बोली, नियम से बात कर रही थी तो उससे बात करते करते मैं यहाँ चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बात बदलते हुए बोली, क्लास का टाइम हो रहा है ना, चलो। और वो इतना कहकर वहां से चली गई। झनक के पास और कोई रास्ता नहीं था अदा से पूछने के अलावा, पर अदा से भी वो इनडायरेक्टली ही पूछ सकती थी कि निर्भय उसके साथ क्या कर रहा था। यहाँ निर्भय अपने गाड़ी में था। उसने सीधा राका को कॉल किया था। राका ने 2 रिंग में ही फोन उठाते हुए कहा, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जो इंसान ब्लैक विला पर आया था उसकी भी, और जिसने वो नाइट सेंड करवाया था उसकी भी। निर्भय ने बस ओके कहा और फोन रख दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, ब्लैक विला चलो। ड्राइवर ने गाड़ी वापस ब्लैक विला की तरफ मोड़ दी। निर्भय कुछ ही देर में ब्लैक विला पहुंच चुका था। वो अंदर आकर सीधा अपने इस सोफा पर जाकर बैठ गया और राका, जो उसी का इंतजार कर रहा था, वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निर्भय ने उसे बोलने का इशारा किया तो राका ने उसे देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, सर एक बहुत अजीब बात पता चली है। निर्भय ने कुछ भी नहीं कहा तो राका आगे बोला, जिस इंसान ने वो नाइट स्टैंड करवाया और जो इंसान यहाँ घर पर आया था वो एक ही इंसान है। उसने जानबूझकर पलक मैम को फंसाने के लिए उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो सब कुछ उस इंसान ने अपने किसी मकसद की वजह से किया था। वो रुका तो निर्भय ने कहा, कौन है वो? राका ने उसे देखते हुए कहा, सर वो और कोई नहीं। दिल्ली N&N। पलक इस वक्त एक शूट पर थी। उसके एक एडवर्टाइजमेंट का शूट हो रहा था और वो इस वक्त उसकी शूटिंग कर रही थी। जैसे ही उसका शूट खत्म हुआ उसने ब्रेक लिया और वहीं पर एक तरफ चेयर पर बैठकर आराम करने लगी। उसे सच में थोड़ी थोड़ी देर में थकान लगने लगी थी। वो अभी बैठकर पानी पी ही रही थी कि 2 लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ी, पेट में बच्चा लेकर भी फेमस होना जरूरी है, चुपचाप घर में बैठकर आराम क्यों नहीं करती? सीईओ की बीवी है, वो काम रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, पर औकात वही 2 कौड़ी की है। ये सब करना है और जानबूझकर ऐसे दिखती है जैसे मैं तो बड़ी खुददार हूँ। पलक के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी उसने मुड़कर देखा। 2 लड़कियां जो शायद मेकअप आर्टिस्ट थी वो ये बातें कर रही थी। पलक ने उन दोनों को देखा पर कुछ बोली नहीं।
उसने वापस सिर आगे की तरफ घुमा लिया और वो लड़कियां जिन्होंने शायद पलक को नोटिस नहीं किया था, वो वैसे ही आगे बातें करने लगी और उन दोनों में से एक ने कहा, कुछ लोगों को ना शौक होता है कि मैं महान हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं खुददार हूँ, बट उन्हें नहीं पता कि लोग पीछे उनके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब लिटरली यार, एक लड़की अपने ही हस्बैंड पर रेप का केस लग रही है, और तब जब वो प्रेग्नेंट है, हद हो गई यार। उन दोनों की बातें सुनकर पलक की मुट्ठियां कस चुकी थी, पर वो फिर भी चुपचाप सुन रही थी। और फिर दूसरी लड़की ने कहा, मुझे ना अब लग रहा है कि यही लड़की गलत है, सीईओ को इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर इसे इतना ही है कि रेप हुआ है तो भाई जाओ ना, अकेले पालो बच्चा, शादी करने की क्या जरूरत थी। अब पलक के आपे से बाहर हो चुका था। वो एकदम से उठी और उन दोनों लड़कियों के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों पलक को एकदम से अपने सामने देखकर चुप हो चुकी थी और पलक ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, मैं खुददार हूँ, मैं इंडिपेंडेंस हूँ, मैं महान हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने मुंह से नहीं कही। ये तुम जैसी लड़कियां जो एक लड़की को बदनाम करने के लिए बोलती रहती है। मैं यहाँ खुद पहुंची हूँ, मैं इतना जरूर कहूंगी। रही बात सीईओ से शादी करने की, तो ऑफिस में काम करने आते हो, एम्प्लॉय बनकर रहो, मोहल्ले की आंटी बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप काम पर ध्यान दो, वरना सीईओ की वाइफ होने के नाते तुम लोगों को इस कंपनी से निकल भी सकती हूं मैं। वो दोनों एकदम से चुप हो गए और हैरानी से पलक का चेहरा देखने लगी। दोनों ने तुरंत अपना सर झुका लिया और सॉरी कहा। पलक ने उन दोनों को घूरते हुए भी कहा, अगर मैं गलत भी हूं तो मैंने किसी को हक नहीं दिया कि कोई मुझ पर सवाल खड़े करे, तो आइंदा मेरे नाम भी अपने जुबान से मत लेना, वरना मुझे तुम लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर बताना पड़ेगा कि मेरी औकात क्या है और मैं निर्भय नॉमिनी की ही बीवी कैसे हूं। वो दोनों अब और ज्यादा डर चुकी थी कि कहीं जॉब ना चली जाए। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि पलक ने हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, कमजोर नहीं हूं मैं, और ऐसे तुम लोगों की बातें सुनकर चुपचाप बैठे रहना मेरे बस की बात नहीं, तो आइंदा मेरे सामने मुंह मत खोलना। वो इतना बोलकर वहां से चली गई। वहां खड़ी वो दोनों लड़कियां बस उसे देखती ही रह गई। यहां दूसरी तरफ ब्लैक विला में राका निर्भय के सामने खड़ा था और वो गहरी सांस लेकर बोला, वो और कोई नहीं, पलक मैम के चाचा है, सौरभ शेखावत। उनका शेखावत इंस्टीट्यूट हमेशा से पूरे इंडिया में फेमस रहा है। उनके घर से हर बच्चा या तो टीचर या प्रोफेसर ही है। पलक मैम पहली लड़की थी जिसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मॉडलिंग चूज की थी। वो मिस राजस्थान रह चुकी है, उन्हें मिस इंडिया के लिए फॉर्म नहीं भरने दिया गया और उसके बाद से ही मैम ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो करेगी तो मॉडलिंग ही करेगी, वरना कुछ नहीं करेगी। वो अपने घर वालों से अलग हो गई, अकेली रहने लगी। उसके बाद ही उन्हें N&N से ऑफर मिला था। उनके घर वाले उनसे नफरत करते हैं और वजह कहीं ना कहीं उनके फादर भी रहे हैं। 1 साल पहले उनके फादर की जब डेथ हुई तो पलक मैम शायद लंदन में थी। वो कमर्शियल शूट के लिए वहां पर गई हुई थी और शायद तभी कुछ हुआ जिसकी वजह से सौरभ शेखावत को मैम से बदला लेने की चुल मची है, क्योंकि उस दिन के बाद से ही जो कुछ भी हुआ वो शुरू हुआ। उस दिन के बाद से मैम को लेकर कुछ ना कुछ अफवाहें हमेशा उड़ती रहती थी, और फिर जो देहरादून में हुआ वो भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने वो सब कुछ किया और फिर सारी फुटेज भी डिलीट करवा दी। इनफैक्ट पेंट हाउस को क्लीन भी करवा दिया ताकि किसी को भी शक ना हो कि कुछ हुआ भी है। आपको तो याद था, इसलिए आपको पता था कि क्या हुआ है, वरना पलक मैम को तो पता तक नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और ये सब कुछ सौरभ शेखावत का किया धरा था। इनफैक्ट वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। निर्भय चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जैसे उस सब कुछ पता था, उसने गहरी सांस लेकर कहा, वो यहाँ क्यों आया था? राका ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, वो मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर जो बातें हुई वो बस उनके फादर को लेकर ही हुई है। वो पलक मैम से यहाँ पर मिलने क्यों आए थे? क्या हुआ था? नहीं पता, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्भय ने कुछ देर रुक कर कहा, और माहिर मकवाना का आर्टिकल क्यों छापा? क्या चाहता है? राका ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वो तो उसने आपके लिए किया था। उसे लग रहा था कि पलक मैम की बदनामी होगी तो आप बीच में पड़ोगे ही पड़ोगे। इनफैक्ट आप बीच में पड़े भी और आपने पूरा पब्लिशिंग हाउस खरीद लिया। उसे लगा था कि आप सामने आकर कुछ बोलोगे या फिर जवाब दोगे, बट ऐसा नहीं था। निर्भय हल्का सा हंसा और उसकी ये हंसी भी डरावनी थी। उसने राका को एक नज़र देखा और बोला, माहिर मकवाना, इसे सच में लगता है कि ये मेरे लेवल पर मेरे सामने खड़ा भी हो सकता है? राजा मुस्कुराया और बोला, इंडिया की बेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है N&N। वो कंपनी हमसे बहुत पीछे है। वो आपका मुकाबला करना भी चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। माहिर मकवाना को तो पहले से आप पर खुन्नस है। आप दोनों कॉलेज में साथ थे और फिर तब से आपकी लड़ाई चल रही है। वजह क्या थी ये आपने कभी नहीं
उसने इतना कहा था कि निर्भय ने एकदम से कहा, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो, जितना कहा जाए उतना करो और उतना ही किया करो। राका एकदम से चुप हो गया और धीरे से बोला, सॉरी सर। निर्भय एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, पलक पर नजर रखो। वो इंसान अगर एक बार पलक से मिलने आया है तो दोबारा भी जरूर आएगा, और मैं चाहता हूं कि मैं सीधा उससे सवाल करूं। राका ने हाँ में से हिलाया और वहां से चला गया। निर्भय वहीं था, उसके दिमाग में कई सारी चीज चल रही थी। सौरभ शेखावत, माहिर मकवाना, अदा, नियम, पलक और उसके अलावा कुछ और जो शायद किसी को नहीं पता था। व्हाइट हाउस में, दिल्ली का वो सफेद बंगला जहां विवेक नोमानी रहा करते थे। फिलहाल उनके सामने कॉफी टेबल पर वही मैगजीन रखी हुई थी और वही पेज खुल था जिस पर पलक के लिए आर्टिकल लिखा हुआ था। वो उस पेज को घूरते हुए बोले, ये लड़की बदनाम करके छोड़ेगी नोनू को। इस लड़के को पता नहीं कौन सी खुन्नस है हमसे। जिस चीज के लिए हम मना करेंगे इसे वही करनी है। पर इसे एक चीज समझ में नहीं आती कि हम जो बात बोलते हैं वो इसके भले के लिए होती है। इस लड़की की हर जगह बदनामी हो रखी है। जो कुछ कसर बाकी थी वो इस आर्टिकल ने पूरी कर दी। और इस लड़के ने क्या किया, पूरा पब्लिशिंग हाउस खरीद लिया। लोगों को और एक मौका दे दिया बोलने का कि निर्भय नोमानी अपनी बीवी के पीछे चलता है। उसने अपनी बीवी के लिए पूरे पब्लिशिंग हाउस को खरीद लिया। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़के को। वो बोल ही रहे थे और उनके पीछे से आते हुए अनिकेत ने कहा, पापा आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। नोनू बहुत समझदार है और वो कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक वजह होती है। अगर उसने पब्लिशिंग हाउस को खरीदा है तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि पलक के लिए वो आर्टिकल छपा है। जरूर उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। आप फिक्र मत कीजिए, टेंशन बहुत लेते हैं आप। विवेक ने उसे घूरा और बोले, तुम तो चुप ही रहो। मुझे सब पता है, तुम हमेशा नोनू और नील की साइड ही लोगे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि वो दोनों ही अभी बच्चे हैं। दोनों को ही अपनी जिंदगी के सही फैसला लेने नहीं आते। उन्होंने ये कहा ही था कि अनिकेत ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, माफ कीजिए पापा, पर यहाँ पर आप गलत है। नोनू अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी संभाल रहा है और नील बॉक्सिंग में आगे जा रहा है। दोनों ने ही अपनी जिंदगी के करियर अच्छे से चुने हैं और ये उन्हीं का फैसला था। आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें फैसला लेना नहीं आता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी पसंद के फैसले लेते नहीं। अनिकेत को अपने खिलाफ जाते देखकर विवेक जी को गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, पर वो उसे घूर कर रह गए, कहते क्या कुछ था ही नहीं। यहाँ पलक अपने कैबिन में आ चुकी थी। गुस्सा इतना आ रहा था कि किसी ना किसी पर निकालना ही था। उसने सीधा फोन उठाया और निर्भय को कॉल लगा दिया। निर्भय ने 2 रिंग में फोन उठा लिया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही पलक चिल्लाते हुए बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैंने तुमसे शादी की है या तुमने मुझसे। निर्भय की सामने से काफी शांत आवाज आए, क्या हुआ है। और पलक वैसे ही बोली, तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉइज को लगता है मैंने महान बनने के चक्कर में प्रेगनेंसी की हालत में काम करना चुना है। तुमसे शादी करके भी तुम पर रेप के इल्जाम लगाए हैं, वो भी तब जब मैं प्रेग्नेंट थी। एंड आई हेट दिस। मेरा दिल कर रहा है मैं उन दोनों की जान ले लूं। तो ले लो, सामने से निर्भय ने तुरंत कहा। तो पलक एकदम से चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। वो धीरे से बोली, क्या। और सामने से निर्भय ने कहा, तुम्हें जान लेनी है, ले लो, मैं संभाल लूंगा। पलक एकदम से बोली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे गुस्सा आ रहा है बस। निर्भय ने फिर से कहा, तो किस पर निकालना है, मैं आऊं। पलक को निर्भय से ऐसे जवाबों की उम्मीद नहीं थी। वो समझ ही नहीं पाई कि क्या बोले। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे ना कुछ चाहिए, कुछ बड़ा सा जिसे मैं बहुत मारूं, इतना मारूं कि मेरा सारा गुस्सा उतर जाए, पर उसे चोट ना आए। उसकी बात सुनते ही निर्भय ने कॉल कट कर दिया। पलक ने हैरानी से फोन अपने चेहरे के सामने करके देखा और बोली, इसने मेरा फोन काटा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की। उसने गुस्से में जोर से अपना फोन जमीन पर दे मारा और वो टूट चुका था। पलक वही अपनी चेयर पर सिर पकड़े बैठा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। बातें तो पहले भी बनती थी, फिर इस बार क्यों। वो अभी सोच ही रही थी कि बाहर से लोगों के बोलने की और कुछ लोगों की आवाज आने लगी। पलक तुरंत खड़ी होकर बाहर आई तो बाहर का नजारा देखकर आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, ये क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।